इंडिया में इलेक्ट्रिक कार की सेल्स ने 2023 के मुकाबले 2024 में शानदार 20% की ग्रोथ अचीव की है। अगर बात करें मार्केट शेयर की तो पहले नंबर पर है टाटा मोटर्स जिसका 60% इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट शेयर है। ऑन सेकंड इज एमजी मोटर्स, ऑन थर्ड इज महिंद्रा, चौथे नंबर पर एक नई एंट्री है BYD एंड ऑन फिफ्थ इज सिट्रोन। ये कार कंपनीज बहुत दम लगा रही हैं कि इस साल भी वो इलेक्ट्रिक कार्स के नए नए मॉडल्स आपके लिए लॉन्च करें जिनकी ड्राइव रेंज पहले से भी ज्यादा हो और काफी कम टाइम के अंदर ये चार्ज भी हो जाएं, क्योंकि ये ऑटो ब्रांड चाहते हैं कि 2030 के आते आते ओवरऑल कार मार्केट का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक कार्स का हो, जिसके लिए इन्हें अपनी गाड़ियों में काफी इंप्रूवमेंट करनी होगी। अब आपकी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से इलेक्ट्रिक फ्यूल पर शिफ्ट हो रही है। ये गाड़ियां इंजन नहीं बैटरी से पावर लेंगी और इन गाड़ियों को गियरबॉक्स नहीं मोटर्स चलाएंगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी तो रोड पर ही, और अब रिस्क पहले से भी ज्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार आपकी नॉर्मल कार से काफी महंगी हैं। तो एक नॉर्मल कार इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक कार के इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर फोकस्ड है। जानेंगे क्या इलेक्ट्रिक कार्स की आईडीवी यानी वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो स्लैब है, जो रूल्स हैं, वो सेम है या उसमें कुछ बदल गया है। एड ऑन्स का क्या होगा, क्या आप इलेक्ट्रिक कार्स के साथ भी जीरो डेप्रिसिएशन और कंज्यूमेबल्स जैसे एड ऑन ले सकते हैं। इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन क्या आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर इंजन और गियरबॉक्स तो है ही नहीं। क्या आपको अपने इलेक्ट्रिक कार के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्या वो जरूरी है किसी भी इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत जरूरी टिप्स, बहुत जरूरी पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको एक इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस खरीदते या रिन्यू करवाते टाइम ध्यान रखने चाहिए। तो अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं या ऑलरेडी आपने ये गाड़ी खरीद ली है, आप इसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाने की सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आ सकता है। और मेरे एजेंट भाई या बहन भी ये वीडियो जरूर देखें ताकि जब अपने क्लाइंट्स को वो इलेक्ट्रिक कार की इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करें तो उसमें पूरी कवरेज हो और क्लेम के टाइम कोई भी नया कंफ्यूजन सामने ना खड़ा हो। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक नॉर्मल कार इंश्योरेंस में और इलेक्ट्रिक कार्स के इंश्योरेंस में क्या बदल गया है। इलेक्ट्रिक कार्स के इंश्योरेंस के लिए कोई अलग से गाइडलाइंस IRDA द्वारा जारी नहीं की गई हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार और नॉर्मल कार के जो रिस्क हैं और ज्यादातर कंपोनेंट्स सेम ही हैं। जैसे जो प्लास्टिक पार्ट हैं वो इलेक्ट्रिक कार में भी हैं, मेटल पार्ट, ग्लास पार्ट, बैटरी, टायर्स, सबकी कवरेज ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। तो कोई अलग से पॉलिसी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ड्राफ्ट नहीं की गई, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स बदल गए हैं ड्राइव लाइन से रिलेटेड, उनके लिए अलग से कवरेज इलेक्ट्रिक कार की इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको जरूर मिलेगी। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और महंगे पार्ट हैं वो है बैटरी और मोटर, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाती हैं। तो इनका इंश्योरेंस में कवरेज समझना बहुत जरूरी है, जो इस वीडियो में आगे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रिक कार की IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो IRDA का एग्जिस्टिंग स्लैब है बाकी गाड़ियों के लिए, उसी को आप इस्तेमाल करके अपनी इलेक्ट्रिक कार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो स्लैब एक बार मैं ब्रीफली आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार 6 महीने तक पुरानी है, यानी जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं ये मान के चलिए, तब आपकी गाड़ी के एक्स शोरूम में से 5% वैल्यू लेस करके, डेप्रिशिएट करके आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के अंदर IDV मेंशन की जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल के बीच में पुरानी है, यानी जब अपनी इलेक्ट्रिक कार का आप पहला इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं, 1 साल उसे कंप्लीट हो जाता है, तब आपके एक्स शोरूम से 15% वैल्यू डेप्रिशिएट की जाएगी और वो आपके इंश्योरेंस में एज IDV डिक्लेयर की जाएगी। एंड इफ योर इलेक्ट्रिक कार इज 1 to 2 years old, then the depreciated value of your vehicle will be 20% माइनस योर एक्स शोरूम प्राइस। और अगर आपकी गाड़ी 2 से 3 साल पुरानी है तो एक्स शोरूम से 30% अमाउंट कम किया जाएगा IDV लगाने के लिए। अगर आपकी गाड़ी 3 से 4 साल पुरानी है तो 40% वैल्यू कम होगी, और अगर गाड़ी 4 से 5 साल पुरानी हो जाती है तो एक्स शोरूम से 50% वैल्यू डेप्रिशिएट करके आपके इंश्योरेंस में मेंशन की जाएगी। अब गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी है, तब कितना परसेंट डेप्रिशिएट किया जाएगा, तो इसके लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी और आपका म्यूचुअल डिसीजन है। जो इंश्योरेंस कंपनी 5 साल के बाद आपकी इलेक्ट्रिक कार की ज्यादा वैल्यू लगाए,
आप उससे पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन बाकी पॉइंट्स को भी, जैसे कि कवरेज, प्रीमियम और कैशलेस नेटवर्क गैराजेस, ये भी जरूर कंसीडर करें। खाली आईडीवी पर ही इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड ना करे। लेकिन 5 साल के बाद कोई भी पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन का स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक म्यूचुअल डिसीजन होगा। अब बारी आती है एड ऑन्स को डिस्कस करने की। सबसे पहला एड ऑन है जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन ये कहता है कि अगर कल को गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, से 2 या 3 साल पुरानी हो गई और गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें 3-4 पार्ट रिप्लेस किए जाएंगे, तो इनका इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी? अगर आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन है इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो कंपनी जो जो पार्ट रिप्लेस किए जाएंगे उनका पूरा एमआरपी का क्लेम आपको देगी। जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि ये नॉर्मल पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गाड़ी में करता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमेबल्स एड ऑन। क्या ये भी जीरो डेप्रिसिएशन की तरह काम करेगा? बिल्कुल। इसके अंदर भी जो कंज्यूम होने वाले आइटम्स हैं, जैसे कि इंजन ऑयल, एसी गैस, कूलेंट, नट बोल्ट, ग्रीस, बेरिंग्स, फिल्टर्स, ये सब कवर किए जाएंगे। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन से रिलेटेड कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं है, क्योंकि इसमें इंजन है ही नहीं। तो भी क्या आप कंज्यूमेबल एड ऑन ले पाएंगे? बिल्कुल, आप कंज्यूमेबल एड ऑन ले सकते हैं, लेकिन जो इंजन के कंज्यूमेबल पार्ट्स थे उनके अलावा जो पार्ट्स बच जाते हैं उन पर यह कवरेज एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपका कुछ प्रीमियम भी कम होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कंज्यूमेबल्स का प्राइस कुछ कम किया गया है, क्योंकि जो भी एड ऑन्स होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए जो आपका बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम होता है, जो आपकी आईडीवी से रिलेटेड है, उसी का एक फैक्टर लिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई करके ही आपके एड ऑन का प्राइस निकलता है। तो कंज्यूमेबल्स के प्राइस के लिए भी वो फैक्टर सेम रहने वाला है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंज्यूमेबल्स की कवरेज काफी कम हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट्स ही अब इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन प्राइस तो आपको सेम ही देना होगा। नेक्स्ट एड ऑन इज इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन, जो कि आपको नॉर्मल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियों में मिलता था, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में तो इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो यहां पर एक दूसरे एड ऑन ने जगह ले ली है और उसका नाम है बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन। अगर कोई इलेक्ट्रिक कार है, मान लो मेरी ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के अंदर बैटरी और मोटर दोनों को नुकसान पहुंचता है, तो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में ये कवरेज मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट में इन दोनों पार्ट्स का नुकसान हुआ है। लेकिन ये दोनों पार्ट्स काफी महंगे हैं, बैटरी और मोटर, तो बिना एक्सीडेंट के भी इन पार्ट्स को नुकसान होने के कुछ चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। तो ऐसे कौन से नुकसान हैं जो इन पार्ट्स को हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले तरह का नुकसान है वाटर इंग्रेशन, यानी इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर अगर पानी टच भी हो जाता है तो वो इन्हें डैमेज कर सकता है। तो इस तरह का नुकसान आपके बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन में कवर किया जाएगा। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड पावर सर्ज ड्यूरिंग चार्जिंग, गाड़ी आपने चार्जिंग पर लगा रखी है और कोई अनएक्सपेक्टेड पावर का फ्लक्चुएशन आ जाता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आ जाता है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो दैट विल बी आल्सो कवर्ड इन बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन। तीसरा नुकसान जो कवर किया जाएगा वो है शॉर्ट सर्किट। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं तो शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और कोई भी अनडिफाइंड रीजन भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट का, तो वो भी बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन कवर करेगा। चौथी कवरेज आती है अनएक्सप्लेन्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिजल्टिंग इन फ्लेम्स एंड स्मोक। यानी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई बार खड़े खड़े आग लग जाती है, ये किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होता है, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है जिसमें आपको आग लगने का कारण ही नहीं पता, क्योंकि गाड़ी के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर ही कोई रिएक्शन हुई जिसकी वजह से आग लग जाती है। और इस तरह के इंसिडेंट में व्हीकल के इलेक्ट्रिक पार्ट से धुआं भी निकलता है और आग लग जाती है। तो इस तरह का अगर कोई नुकसान होता है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, वो भी आपका बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन कवर करेगा। अब ये चारों जो कवरेज मैंने आपको बताए जो कि बैटरी और इलेक्ट्रिक पार्ट से एसोसिएटेड हैं, इनमें किसी में भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी के मेजर पार्ट्स डैमेज हो गए। तो इसलिए बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन लेना बहुत जरूरी है। खास बात यह है, ये जो 4 कवरेज मैंने आपको बताई है आपकी कंपनी के बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन में, इनमें से कुछ कवरेज कम भी हो सकती हैं और कोई एक्स्ट्रा कवरेज भी आपको बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन में मिल सकती है, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी की बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन की डेफिनेशन अलग अलग है। तो जब आप ये इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस खरीदें या रिन्यू करवाएं, तो जरूर ये सवाल पूछें कि बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन में कौन कौन से नुकसान कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट एड ऑन इज रिटर्न टू इनवॉइस न्यू व्हीकल रिप्लेसमेंट या इनवॉइस प्रोटेक्ट।
एड ऑन। ये तीनों एक ही कवर के नाम है, एक ही एड ऑन के नाम है, और जितनी आपकी गाड़ी महंगी होगी उतना ही जरूरी आपको ये एड ऑन अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में लेना चाहिए। और क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हैं तो रिटर्न टू इनवॉइस तो इनमें होना ही चाहिए। इसमें कवरेज क्या मिलेगा? अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, इलेक्ट्रिक कार चोरी हो जाती है या टोटल लॉस हो जाती है, इसमें आग लग जाती है, यानी गाड़ी अब रोड पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी वैसे तो आईडीवी की बनती है, जितनी वैल्यू आपकी पॉलिसी मेंशन है उतना क्लेम उनको देना चाहिए। लेकिन अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन ले लिया है, फिर आपको अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस इंश्योरेंस चार्जेस, ये पूरा ऑन रोड गाड़ी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा। ये एड ऑन जरूर लें। नेक्स्ट जरूरी एड ऑन आता है रोड साइड असिस्टेंस। चलते चलते अगर रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके रोड साइड असिस्टेंस की मदद ले सकते हैं और वो आपकी गाड़ी के ब्रेक डाउन को ठीक करने में मदद करेंगे। इलेक्ट्रिक कार्स में ये रोड साइड असिस्टेंस लेना और भी जरूरी है। इसके 2-3 रीजंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक कार्स अभी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर नहीं बनाई जा रही हैं, यानी इनकी ड्राइविंग रेंज भी काफी कम है, छोटे मोटे फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, और इन फॉल्ट्स के बारे में हमारी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें इस्तेमाल करते अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप आफ्टर मार्केट रिपेयर करवाते हैं, बाहर भी इसके ज्यादा मैकेनिक या ट्रेन टेक्नीशियन आपको नहीं मिलेंगे। तो रोड साइड असिस्टेंस जरूर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवाएं, और अपनी गाड़ी के साथ भी आपको 24/7 रोड साइड असिस्टेंस सर्विस आपको मिलती है, कोई पैकेज मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। What I mean to say is you should have a backup plan in case of a breakdown of your electric car। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंस लेना would be a wise डिसीजन। अब इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रिक कार्स के इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी टिप्स बताऊं, एक बार प्राइसिंग का भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि भाई जो नॉर्मल गाड़ियां हम इस्तेमाल कर रहे थे और इलेक्ट्रिक कार्स के इंश्योरेंस में रेट में, प्राइस में, प्रीमियम में क्या डिफरेंस आ गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो इनका इंश्योरेंस आपकी एग्जिस्टिंग कार से महंगा ही है। इसके 2 कारण है। सबसे पहला तो ये कि अभी ये रोड पर ज्यादा गाड़ियां नहीं है, इलेक्ट्रिक कार यूजर्स कम है, तो ओवरऑल रिस्क का बर्डन कुछ ही पॉलिसी होल्डर्स पर है, तो इसका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रिस्क ग्रुप जो है, रिस्क पूलिंग जो है, वो ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स की नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इलेक्ट्रिक कार्स महंगी हैं, तो महंगी गाड़ियां होंगी तो उसके लिए महंगा इंश्योरेंस का प्रीमियम ही आपको देना होगा। अगर इंश्योरेंस की ही बात करें तो डिस्काउंट के नाम पर गवर्नमेंट ने सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिया है ऑन थर्ड पार्टी प्रीमियम्स। थर्ड पार्टी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्यों लेती है? हमारी गाड़ी से अगर किसी और को नुकसान हो जाए, किसी और इंसान को, किसी और प्रॉपर्टी को अगर नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको कंपनसेशन देगी। इसलिए कार ओनर से ही थर्ड पार्टी का प्रीमियम लिया जाता है। तो इस तरह के थर्ड पार्टी प्रीमियम पर 15% का डिस्काउंट इलेक्ट्रिक कार ओनर्स को मिलता है। क्या प्राइसेज हैं थर्ड पार्टी प्रीमियम के डिस्काउंट के बाद? वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जो कार इंश्योरेंस का प्राइस है, उस ब्रेकअप के अंदर, टोटल कंपोजिशन के अंदर थर्ड पार्टी प्रीमियम्स का काफी कम परसेंटेज होता है, और उसके ऊपर ये 15% डिस्काउंट बिल्कुल नॉमिनल ही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के प्रीमियम्स पर ये डिस्काउंट देने का ना तो कोई रीजन है और ना ही इनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। कारण ये है कि आप पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी से भी अगर सामने वाले को नुकसान होगा तो उसका सेम ही रिस्क है। इलेक्ट्रिक कार्स इससे कुछ अलग नहीं है, और इससे कुछ ज्यादा फाइनेंशियल मदद भी इलेक्ट्रिक कार ओनर्स को छूट के यानी डिस्काउंट के रूप में नहीं मिलती है। इससे बेहतर यह होता कि इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस के जीएसटी में कुछ रिबेट मिल सकती थी, इसे 5% या इसे पूरा एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता था, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वहां पर इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगे मेंटेनेंस में कुछ मदद भी कार ओनर्स को मिल सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी काउंसिल और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 36 का आंकड़ा है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी जीएसटी का 1 रुपए का रिबेट नहीं है, जबकि वो एक बेसिक नेसेसिटी है। छोटी पॉलिसीज पर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी 1% जीएसटी के रिबेट नहीं है, और यहां पर इलेक्ट्रिक कार्स के इंश्योरेंस में भी पूरा जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर जीएसटी को कुछ कम किया जाना चाहिए या कुछ पॉलिसीज के अंदर इसे हटाया भी जाना चाहिए, तो आप अपना ओपिनियन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बहुत जरूरी टिप्स बताने वाला हूं जो आपको इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम या रिन्यू करवाते टाइम ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको ये पॉलिसी खरीदने में कोई भी गलती करने से
बचाएंगे। सबसे पहली टिप है कि अपनी आईडीवी को आप एग्जैक्ट आईआरडी स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगाएं। इसे बिना वजह कम ना करें, क्योंकि आपकी कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। जबकि कल को कोई क्लेम आ जाता है तो उस टाइम आपको काफी परेशानी हो सकती है। सुनने में आपको ये बात छोटी सी लगती है कि आईडीवी से क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड की गाड़ी अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुई, जो उसने खरीदी थी किसी और से। तो उस गाड़ी की आईडीवी मार्केट वैल्यू से काफी कम लगाई गई थी। उस गाड़ी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपए और इंश्योरेंस के अंदर जो आईडीवी मेंशन थी वो थी 3 लाख रुपए। गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है को ड्राइवर साइड से, जहां पर महंगे पार्ट्स होने की वजह से रिपेयर एस्टिमेट बनता है 2.5 लाख रुपए का। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है क्योंकि हमारे ये सीटीएल कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्राइटेरिया में आती है, तो हम आपको रिपेयर का क्लेम नहीं दे सकते, टोटल लॉस का क्लेम देंगे। अगर कंपनी मेरे फ्रेंड को 3 लाख रुपए टोटल लॉस के तौर पर दे देती है और उसकी गाड़ी ले लेती है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो मेरे फ्रेंड को काफी नुकसान होगा। लेकिन अगर वो रिपेयर करवाना चाहता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपकी आईडीवी के अकॉर्डिंग रिपेयर का क्राइटेरिया ज्यादा है, हम रिपेयर का क्लेम नहीं दे सकते। तो इस तरह के काफी टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं जो हमें काफी महंगा पड़ सकता है। तो आईडीवी सही लगाएं, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेकंड जरूरी टिप है कि एड ऑन्स बहुत ध्यान से चूज करें। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसके अंदर स्टैंडर्ड कवरेज आपको मिलेगी, डेप्रिसिएशन डिडक्ट की जाएंगी, कुछ पार्ट्स का कवरेज नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो महंगी गाड़ियां हैं, महंगे पार्ट्स हैं, एड ऑन्स के जरिए आप अपनी कवरेज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और काफी बड़े क्लेम की लायबिलिटी आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पॉलिसी खरीदते टाइम बहुत ध्यान से अपने एड ऑन्स, उनकी कवरेज को पढ़ें और चूज करें। तीसरी टिप है कि इलेक्ट्रिक कार्स में जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम्स में कुछ कंपनीज एक ही क्लेम की लिमिट देती हैं। नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आप कितने भी क्लेम्स फाइल कीजिए, डिडक्शन के साथ आप क्लेम ले सकते हैं, लेकिन अगर जीरो डेप्रिसिएशन क्लेम लेने हैं तो उसमें कुछ कंपनीज में लिमिट्स लगाई जाती हैं। तो आप ये चेक करें कि आपकी इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन की मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लेम्स की लिमिट क्या है। अगर वो 1 या 2 क्लेम है तो छोटे मोटे अगर कोई क्लेम्स आते हैं तो वो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के तौर पर क्लेम करें। उन क्लेम्स में जीरो डेप्रिसिएशन कवर का इस्तेमाल ना करें, ताकि कल को अगर कोई बड़ा क्लेम आता है तो तब आपको जीरो डेप्रिसिएशन का पूरा क्लेम मिल सके और आपकी जो नंबर ऑफ क्लेम की लिमिट्स है वो छोटे मोटे क्लेम्स में वेस्ट ना हो। फोर्थ टिप बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन को लेकर है। जब आप ये एड ऑन खरीदते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट आया है, नया एड ऑन आया है, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है और कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकती हैं। जब आप ये एड ऑन चूज करें तो सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी, अपने एजेंट या अपने डीलर से ये पूछें कि इस बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स कवर किए जाएंगे, नंबर ऑफ क्लेम्स की लिमिट क्या है। जी हाँ, बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन पर भी नंबर ऑफ क्लेम्स की लिमिट लगाई जाती है, तो ये नंबर ऑफ क्लेम्स की लिमिट कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी बात, बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन में एक स्पेसिफिक परसेंटेज की कैपिंग भी कई कंपनीज लगाती हैं। मान लो मेरी गाड़ी है 10 लाख रुपए की और कंपनी कहती है कि बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन के अंडर आपकी गाड़ी की टोटल आईडीवी की 30% से ज्यादा क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे भी कंडीशंस कुछ कंपनीज लगाती हैं, तो वो भी चेक करें ताकि क्लेम के टाइम आपको ये ना लगे कि जितना आपका नुकसान हुआ है इस परसेंटेज की कैपिंग ने उसमें से काफी पैसा डिडक्ट करवा दिया। पांचवी टिप है कि जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करते हैं उससे पहले प्रपोजल फॉर्म में अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, वेरिएंट, मॉडल, बैटरी नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, आईडीवी, सारी डिटेल्स, इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल्स भी, ये सब आप चेक करें। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं, कल को क्लेम आ जाता है, उस टाइम कोई छोटी मोटी कंडीशन आपको सरप्राइज ना करे जिसका कोई क्लेम से लेना देना भी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को अगर एक बहाना मिल जाता है उसी में वो क्लेम में परेशानी पैदा कर देंगी। तो इससे बचने के लिए थॉरली अपने पॉलिसी प्रपोजल को रिव्यू करके ही पेमेंट करें। सिक्स्थ और फाइनल टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक कार्स में नॉन कैशलेस पॉलिसीज से बिल्कुल बचें। नॉर्मल जो गाड़ियां होती है, पेट्रोल या डीजल कार है, इसके आपको बाहर भी प्राइवेट वर्कशॉप्स मिल जाएंगे। वहां पर ट्रेंड टेक्नीशियन भी होंगे जो 10-15 साल से उसी ब्रांड की गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्टीज है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नए हैं, इनके टेक्नीशियंस लिमिटेड हैं और आप नहीं चाहेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी को कोई लोकल टेक्नीशियन रिपेयर करे जहां पर कैशलेस की फैसिलिटी वो दे रहे हो। तो इसलिए जो आपके डीलर पर कैशलेस की सुविधा इंश्योरेंस कंपनी दे, इंश्योरेंस पॉलिसी दे, वही पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। फॉल्ट्स भी नए नए हैं, हम इनके बारे में जानते नहीं हैं, ना ही कोई टेक्नीशियन ज्यादा ट्रेंड है, तो बाहर काम करवाने से भी बचें और डीलर पर जो कैशलेस पॉलिसी है उसी का इंश्योरेंस खरीदें। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक कार्स के इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी आपने समझी। तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम, रिन्यू करते टाइम इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी गलतियां करने से
बच सकते हैं। अगर आपको जानकारी समझ में आई, आपको जानकारी अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जहां जरूरी हो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज्यादा लोगों की मदद हम इस इंफॉर्मेशन के जरिए कर सकते हैं। और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड वीडियोस फ्यूचर में भी पाने के लिए आप जानते हैं क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और उसे ऑल पर सेट कर देना है, ताकि फ्यूचर में भी ये वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक कार इंश्योरेंस के क्लेम्स में काफी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, लेकिन ये 5 ऐसी मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स फेस करते हैं, और इनसे अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से नेविगेट करना है, वो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया है। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।